आचार्य की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी की सुभाष बाबू नामक पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। जुलाई माह में सुभाष बाबू प्राग गए। उन्हीं दिनों पिता श्री जानकीनाथ बहुत बीमार थे। सुभाष बाबू देश लौट पड़े, पर कलकत्ता बंदरगाह पर उतरते ही उनको केवल घर जाने की इजाज़त मिली, जहां पर थोड़ी देर बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 10 जनवरी 1934 को सुभाष बाबू इलाज के लिए पुनः वियना चले गए। इन्हीं दिनों रोम में इटली के नेता श्री मुसोलिनी से आपने भेंट की। फरवरी 1936 में आयरलैंड गए और वहां श्री डी वेलरा से मिले। अप्रैल 1936 में जैसे ही सुभाष बाबू वापस भारत लौटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समर्थन में पुनः देश में हड़तालें होने लगी। यरवदा जेल में उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ने लगा। मार्च 1937 में सुभाष बाबू को फिर मुक्त कर दिया और तभी पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए वे यूरोप चले गए। अगले वर्ष हरिपुर कांग्रेस के लिए सुभाष बाबू को अध्यक्ष चुना गया। यह कांग्रेस की स्थापना का 51वां वर्ष था। 51 बैलों की जोड़ी से जुते रथ में राष्ट्रपति श्री सुभाष चंद्र बोस का जुलूस निकला। 1 वर्ष तक उन्होंने बापू के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया में मुकाबला हुआ। महात्मा गांधी ने डॉक्टर पट्टाभी का साथ दिया, लेकिन 20 जनवरी को सुभाष बाबू त्रिपुरा वाली कांग्रेस के पुनः राष्ट्रपति चुन लिए गए। जवाहरलाल नेहरू के अलावा सभी सदस्यों ने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। 106 डिग्री बुखार होने पर भी सुभाष बाबू त्रिपुरा कांग्रेस में स्ट्रेचर पर लेटकर पहुंचे। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद के कारण सुभाष बाबू ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष बाबू ने डलहौजी स्क्वायर कलकत्ता में ब्लॉक होल नामक स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया। उनको 2 जुलाई 1940 को जेल में डाल दिया गया। नवंबर 1940 को उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। इस पर सुभाष बाबू को मुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। 15 जनवरी 1941 को सायंकाल एक मौलवी के वेश में सुभाष बाबू घर से निकल पड़े और अफगानिस्तान के रास्ते से मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। मास्को में आप स्टालिन से मिले और बर्लिन में आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। उसका पहला केंद्र ड्रेसडन नगर में रहा। 20 जनवरी 1943 को नेताजी टोक्यो पहुंचे। यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री जनरल टोजो से मिले। यहीं पर जनरल प्रताप सिंह ने नेताजी के आने के पहले आज़ाद हिंद सेना बना ली थी, जिसके प्रधान श्री रास बिहारी बोस थे। अपने अलग अलग भाषणों में सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंद फौज के विजय की कामना की। एक भारतीय के रूप में मैं सदैव हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे भारतीयों को, चाहे वे कहीं भी हों, भारत की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को साहस के साथ लड़ना चाहिए। भारत के प्रत्येक पुत्र को इस दृढ़ विश्वास के साथ लड़ना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की धरती की मुक्ति का दिन निकट है। जिस फौज की साहस, निडरता और अजेयता की परंपरा ना हो, वह ताकतवर दुश्मन पर हावी नहीं हो सकती। सैनिक होने के नाते आपको निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान के 3 आदर्शों को संजोए रखना होगा और उनका पालन करना होगा। जो सैनिक देशभक्त होते हैं, वे प्राणोत्सर्ग के लिए यानी अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और वे अजेय होते हैं, यानी उनको जीता नहीं जा सकता। अगर आप भी अजेय होना चाहते हैं तो इन 3 आदर्शों को हृदय के अंदर अंकित कर लें। आज आप भारत के राष्ट्रीय गौरव के संरक्षक हैं, भारत की आशाओं और अभिलाषाओं के सजीव रूप हैं। इसलिए आप अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि आपके देशवासी आपको आशीर्वाद दें और भावी पीढ़ियां आप पर गर्व करें। हमारे दिमागों पर तनिक सा भी संदेह नहीं है कि जब हम अपनी सेना के साथ भारतीय सीमा को पार करेंगे और अपने राष्ट्रीय ध्वज को भारत की धरती पर फहराएंगे, देश भर में वास्तविक क्रांति फूट पड़ेगी। क्रांति जो अंततोगत्वा भारत से ब्रिटिश शासन को बाहर निकाल देगी। सुभाष बाबू ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुभाष बाबू ने कहा, स्वतंत्र हो जाने पर यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं तो यथार्थ में कठोर परिश्रम करना होगा। राष्ट्रीय एकता और संगठन को विकसित करने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता है, यथा एक सामान्य भाषा, एक सामान्य वेशभूषा, एक सामान्य आहार इत्यादि। मेरे विचार से एकता की समस्या व्यापक रूप से एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। लोगों को यह अनुभव कराने के लिए भी एक राष्ट्र के हैं शिक्षित करना होगा और लोगों को अभ्यास कराना होगा। जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, स्वतंत्र भारत में लंबी अवधि के कार्यक्रमों के संबंध में प्रथम समस्या जिससे मुकाबला करना है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। मैं इस सैद्धांतिक प्रश्न की ओर नहीं जाना चाहता कि भारत में
जनसंख्या अधिक है अथवा नहीं। मैं तो मात्र यह संकेत करना चाहता हूँ कि जहाँ गरीबी, भूख, बीमारियां धरती को शिकार बना रही हैं, वहां हम एक दशाब्दी में 3 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हैं। भारतीय नारी सामर्थ्य पर उन्होंने कहा, मैं भारतीय नारी की सामर्थ्य से भलीभांति परिचित हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हमारी नारियां नहीं कर सकती हों, और कोई बलिदान अथवा कष्ट ऐसा नहीं है जिसे वे सहन नहीं कर सकें। मैं वीर भारतीय नारियों की ऐसी टुकड़ी चाहता हूँ जो मृत्यु से जूझने वाली रेजिमेंट बनाए और जो उस तलवार को उठाएं जो कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की वीर रानी ने उठाई थी। उन्होंने युवकों, विद्यार्थियों को जागृत करते हुए अपना संदेश दिया। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अपने संदेश में कहा, प्रत्येक छात्र के लिए एक शक्तिशाली और स्वस्थ शरीर, सुदृढ़ चरित्र और आवश्यक सूचनाओं एवं स्वस्थ गतिशील विचारों से परिपूर्ण मस्तिष्क अपेक्षित है। यानी प्रत्येक छात्र को एक शक्तिशाली और स्वस्थ शरीर होना चाहिए, उनका चरित्र सुदृढ़ होना चाहिए, यानी वो जो उनकी रीति नीति मर्यादाएं हैं उनका उन्हें समुचित पालन करना चाहिए। आवश्यक सूचनाओं एवं स्वस्थ गतिशील विचारों से परिपूर्ण मस्तिष्क होना चाहिए, यानी कि जीवन में, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों से वह पूर्णतः अवगत हो और अपने गतिशील विचारों से अपने मस्तिष्क को पूर्ण रखें। यदि अधिकारियों द्वारा किए गए प्रबंध स्वास्थ्य, चरित्र और बुद्धि के सही प्रस्फुटन में सहायक नहीं होते तो वे सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो इस प्रस्फुटन को सुनिश्चित कर सकें, यानी छात्रों में इस तरह की जो विकास हैं वो कर सकें। इसके लिए हमें अपने जो स्वास्थ्य और चरित्र संबंधी जो प्रबंध हैं उनको सुधारना होगा। और यदि अधिकारी इस दिशा में आपके प्रयत्नों का स्वागत करें तो और भी अच्छी बात है, किंतु यदि वे इस ओर ध्यान नहीं देते तो उन्हें छोड़ दो और अपने रास्ते जाओ। आपका जीवन आपका अपना है और उसके विकास का उत्तरदायित्व दूसरों से ज़्यादा आपके ऊपर है। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि राजनीति में भाग लेने पर विशेष पाबंदी क्यों लगाई जाए, जबकि सामान्य रूप से राष्ट्र कर्म में भाग लेने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। सारे राष्ट्र कार्य पर पाबंदी की बात तो मेरी समझ में आती है, किंतु मात्र राजनीतिक कार्य पर पाबंदी निरर्थक है। एक पराधीन देश में यदि समस्याएं मूलतः राजनीतिक समस्याएं हैं तो सारे क्रियाकलाप भी वास्तव में राजनीतिक ही हैं। यानी कि उस समय देश परतंत्र था तो राजनीति में राजनीतिक जो कार्यकलाप होते थे उन पर कई प्रकार की रोक है वो लगाई गई थी। किसी भी स्वाधीन देश में राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है क्योंकि विद्यार्थियों में से ही राजनीतिक विचारक और राजनीतिज्ञ उत्पन्न होते हैं। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में जब बर्मा पर आक्रमण किया और रंगून में भारतीयों को जेल में डाल दिया तब नेताजी ने जापान से समझौता किया। जापान ने जीते हुए 2 द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिए। आज़ाद हिंद सेना की 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने विशाल परेड हुई जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 24 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लोगों ने हजारों की संख्या में रक्त के हस्ताक्षर कर प्रतिज्ञा पत्र पर नेताजी को भेंट किए। 7 जनवरी 1944 को आज़ाद हिंद सरकार का कार्यालय सिंगापुर से रंगून पहुंच गया। यहीं पर नेताजी ने बहादुर शाह जफर की कब्र पर फूल चढ़ाए। 4 फरवरी 1944 को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद सेना ने कूच किया। आज़ाद हिंद सेना कोहिमा पहुंच गई। सैनिकों ने मातृभूमि को जमीन पर लेटकर प्रणाम किया। इसी बीच विश्व युद्ध में जापान ने हथियार डाल दिए। तब सुभाष बाबू भी श्री रंगून से बैंकॉक चले गए। 18 अगस्त को एक वायुयान दुर्घटना में नेताजी का शरीर आग से झुलस गया बताते हैं। जापान रेडियो ने 23 अगस्त 1945 को यह शोक समाचार प्रसारित किया। सारे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। अपने महान नेता श्री सुभाष चंद्र बोस के प्रति सारा राष्ट्र कृतज्ञ है। धन्यवाद।